अस्सलामुअलैकुम बच्चों, ठीक ठाक होगे, उम्मीद है मज़े में होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। तो जनाब हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 का। चैप्टर का नाम है मेजरमेंट्स एंड डायमेंशंस और ये आज हमारा है लेक्चर नंबर 707। इससे पहले हम लोग जो है वो डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ चुके हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ चुके हैं और किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करना है वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये आप लोगों के बोर्ड में किस नाम से मौजूद है? अगर आप सिंध बोर्ड से हो तो आपके पास ये चैप्टर द स्कोप ऑफ फिज़िक्स के नाम से मौजूद होगा अभी तक। ठीक है, कल के लागू किताब चेंज हो जाए तो वो चेंज हो जाएगा, लेकिन टॉपिक बहरहाल रहेगा ये। और अगर आप किसी भी और बोर्ड से हो, पंजाब, KPK, फेडरल, आगा खान, बलूचिस्तान या और किसी बोर्ड से हो XYZ, तो आपके पास यही चैप्टर जो है ना वो मेजरमेंट्स के नाम से होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज के लेक्चर में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ेंगे। एक बहुत आसान टॉपिक और पेपर में कई सारे नंबर, मतलब एक दफ़ा तो ऐसा भी हुआ है कि इससे 2 MCQ आए हैं और एक शॉर्ट में क्वेश्चन आया है, तो मतलब आपको अच्छे नंबर दिला सकता है ये एक ही लेक्चर। तो सुकून से सुनना है, अच्छे से सुनना है, तमाम की पॉइंट्स नोट करते जाने हैं ताकि सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से कोई भी चीज़ हो ना तो वो फ़ौरन क्लिक कर जाए और कॉन्सेप्ट जो है ना वो चलते फिरते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेंसिल निकाल लो और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे। क्या चीज़ पढ़ने लगे हैं हम लोग? सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि जनाब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? तो भाई अपने आप से सवाल पूछो कि यार सिग्निफिकेंट से क्या मुराद है। देखो सिग्निफिकेंस क्या होती है, चलो मैं मिसाल से समझाता हूँ। जैसे मेरे ना 2 छोटे भाई हैं। अब मिसाल के तौर पे जो मेरा छोटा भाई है ना हाशिम, उसने बोला कि आज खाने में जो है ना वो फ़लानी चीज़ बनानी है। मैंने कहा कि यार आज खाने में फ़लानी चीज़ बनानी है, तो अमूमी तौर पे वो चीज़ बना ली जाती है जो मैं बोलता हूँ। आपके पास भी ऐसा होता होगा क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ। हमारे अमूमन घरों में ऐसा होता है, जो बड़ा भाई या बड़ी बहन होती है ना उसकी बात मान ली जाती है। तो ये है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है? इम्पॉर्टेंस। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? इंपॉर्टेंट फिगर्स। अच्छा सर, मतलब अभी भी समझ में नहीं आया। ये समझ में आ गया कि ये कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, समझते, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। देखो हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे पास जो ये फिज़िक्स जो है ना पूरी की पूरी ये एक्सपेरिमेंटल साइंस है। एक्सपेरिमेंटल साइंस से मुराद ये होती है कि आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो और उन एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस के ऊपर थ्योरीज, रिजल्ट्स, लॉज फॉर्मुलेट करते हो। तो जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो ना, आप क्या करते हो? आप फिज़िकल क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करते हो। टेम्परेचर कैलकुलेट करोगे, लेंथ कैलकुलेट करोगे, डिफरेंट चीज़ें कैलकुलेट करोगे। और जाहिर है ये काम आप करोगे विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। आप जब कभी भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से कोई मेजरमेंट लेते हो तो मेजरमेंट में एरर के चांसेस होते हैं। मेजरमेंट में क्या होता है? एरर होता है, अनसर्टेनिटी होती है। सर एरर क्या है, अनसर्टेनिटी क्या है? वैसे तो आगे 2 लेक्चर इस पर तफसील से आएंगे, लेकिन फ़िलहाल थोड़ी सी चीज़ समझ लो। देखो एरर क्या होता है, मिसाल से समझते हैं। चलो बात को ज़रा, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कोई एक रॉड की लेंथ मेजर कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ अ मीटर रॉड। मीटर रॉड तो देखा होगा, जिसके ऊपर इस तरीके से हमारे पास लाइनें बनी हुई होती है ना। यहाँ मान लो 12 है, यहाँ मान लो क्या है 13 है। अब इस तरह से इसके अंदर छोटे छोटे 10 डब्बे बने हुए होंगे। यानी कि अगर मैं 10 डब्बे बनाऊँगा तो ये 1 डब्बा हो गया, 2 डब्बे, 3 डब्बे, 4 डब्बे, 5 डब्बे, 6, 7, 8, 9 और वो फाइनली हमारे पास ये हो गया हमारे पास जनाब क्या, 10वां डब्बा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम 30। अब आप इसको पढ़ते कैसे हो? 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9 और क्या 13। अब यहाँ समझना, ज़रा बात को समझने वाली चीज़ है। क्या समझने वाली चीज़ है? अब देखो बेटे, मैंने क्या किया, मैंने एक मीटर रॉड लिया। ये है 12.1, 12.2, 12.3। ये हमारे पास जो है ना दिस इज़ 12.3 और ये जो है ना ये हमारे पास है 12.4। अच्छे से समझना बात को ज़रा गौर व फिक्र के साथ। अब मैंने क्या किया, मैंने एक कोई रॉड है उसकी लेंथ मेजर करनी है और जो मेरा रॉड है ना वो रॉड मेरे पास इस तरह से ये 12.3 और 12.4 के ये जो सेंटर है ना बच्चे, ये सेंटर है, ये जो सेंटर है इस सेंटर से पीछे कहीं लाई कर रहा है। यानी कि ऐसे समझो
ये मेरे पास है 12.3, ये मेरे पास है 12.4। समझना गौर से ज़रा। अब हो क्या रहा है, ये इन दोनों का सेंटर है, सेंटर यहाँ मार्क नहीं हुआ हुआ कहीं भी, ठीक है, सेंटर कहीं मार्क नहीं हुआ हुआ। जो मैंने रॉड मेजर करना है वो रॉड जो है ना वो इससे पीछे लाई कर रहा है कहीं। आप क्या करोगे भाई, बेसिक सा असूल है अपने पास। बेसिक सा असूल क्या है, अगर आप कभी भी रीडिंग कर रहे हो ना, ये बेसिक सा असूल है क्या, अगर ये है 12.2, 12.3, 12.4, मान लो ये इन दोनों का सेंटर है, ये इन दोनों का सेंटर है। अगर आपके पास कोई भी रॉड जिसको आप लेंथ मेजर कर रहे हो, वो रॉड यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी लाई करेगा, आप उसे क्या लोगे, 12.3 लोगे। मतलब 12.2 और 12.3 का जो आधा है, हाफ है, इससे आगे हो अगर रॉड, या 12.3 और 12.4 का जो आधा है इससे पीछे हो वो रॉड, यानी कि अगर वो रॉड यहाँ पे होता, या वो रॉड यहाँ पे होता, या वो रॉड यहाँ पे होता, इससे आगे होता या इससे पीछे होता, आप हर केस में क्या मार्क कर रहे होते, 12.3। पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखो भाई, मान लो मैंने इस मार्कर की लेंथ मेजर करनी है। अब अगर ये मार्कर मैं मीटर स्केल पे रखता हूँ, ये मार्कर 12.2 और 12.3, 12.2 और 3 के दरमियान में जो आधा है ना उससे आगे चला जाता है, तो मैं 12.3 लूँगा। 12.3 पे आता है तो भी 12.3 लूँगा। 12.3 को क्रॉस कर जाता है, लेकिन 12.3 और 12.4 के दरमियान जो है उससे आगे नहीं निकलता, उससे पीछे पीछे रहता है, यानी कि 12.3 के करीब करीब रहता है, तो भी 12.3 लूँगा। ये बता रहा था यहाँ पे क्या, अगर आपने एक रॉड रखा जो 12.2 और 12.3 के दरमियान में हाफ से आगे चला गया तो भी 12.3 लोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास तो हाफ को मेजर करने का कोई तरीका ही नहीं है। आप या तो 12.3 पढ़ सकते हो, या 12.4 पढ़ सकते हो, या 12.2 पढ़ सकते हो। इसी तरह से ये वाला जो रॉड है ये 12.3 पे नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन 12.4 पे भी नहीं है। तो हमने बोला भाई अगर ये इन दोनों के दरमियान से आगे निकल गया तो 12.4 ले लेंगे, दरमियान से पीछे रह गया तो 12.3 ले लेंगे। समझ आ गई यहाँ तक बात? चलो अब ज़रा इसके ऊपर ना वापस आ जाओ ताकि हम लोग अपने मसले मसाइल देख सकें, ठीक है? अभी सब समझ में आ जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है? देखो मैंने क्या करा, मैंने एक रॉड लिया मैंने एक रॉड लिया और मैंने उस रॉड की लेंथ मेजर करी। तो मैं देखता हूँ ये जो रॉड है ना ये 12.3 और 12.4 के दरमियान से पीछे आ रहा है। 12.3 और 12.4 के दरमियान से क्या आ रहा है, पीछे आ रहा है। तो मैं क्या मार्क करूंगा, मैं बोलूंगा कि लेंथ ऑफ द रॉड इज व्हाट, 12.3 सेंटीमीटर। यही लिखूंगा मैं, क्योंकि भाई मेरे पास जो स्केल है इसमें या तो 12.3 है या 12.4 है। अब हो सकता है ये जो रॉड है इस रॉड की एक्चुअल लेंथ हो 12.32 सेंटीमीटर। समझ आ गई बात की एक्चुअल लेंथ क्या है, 12.32 सेंटीमीटर। बताने का मकसद ये है कि अगर ये जो मेरा रॉड है, अगर ये रॉड मेरा 12.25 से लेकर 12.35 तक कोई भी वैल्यू देगा, मैं इसे क्या पढ़ लाऊंगा, 12.3 पढ़ लाऊंगा। क्यों? देखो 12.25 का मतलब क्या है कि 12.2 के आधे से आगे निकल गया। 12.26, 12.2 और 12.3 के दरमियान में जो हाफ है उससे आगे आएगा। अरे भाई समझ आ रहा है ना? और 12.27 भी आगे आएगा, 12.28 भी आगे आएगा, 12.29 भी आगे आएगा, 12.3 तो ये रहा। अब 12.31, 32, 33, 34 ये सारे 12.3 और 12.4 जो है इसका जो हाफ है इससे कहाँ आ रहे होंगे, पीछे आ रहे होंगे। आप इन तमाम केसेस में वैल्यू क्या पढ़ रहे होगे, 12.3 पढ़ रहे होगे। तो क्या ये ठीक है? नहीं, ये एरर है। क्यों भाई? एक रॉड की लेंथ है एक्चुअल लेंथ 12.26, आप पढ़ रहे हो 12.3, तो ठीक कहाँ से हुआ? एरर आ गया इसमें तो 0.03 सेंटीमीटर का। समझ आया? इसी तरह से एक रॉड की लेंथ थी 12.32, आपने क्या पढ़ा, 12.3 सेंटीमीटर। ये ठीक है क्या? एरर आ गया इसमें तो। पॉइंट समझ आ रहा है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखो एरर कैसे आता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना, ठीक है? देखो भैया, जब कभी भी आप चीज़ों को मेजर करते हो ना किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, तो एक होता है इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या भला है? देखो लीस्ट काउंट से मुराद होती है वो कम से कम वैल्यू जो आपका इंस्ट्रूमेंट नाप सकता है। मतलब देखो ये जो आपका मीटर रॉड है ना, ये जो आपका मीटर स्केल है, ये कम से कम वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है। क्या मतलब? ये 12 के बाद आपको बता सकता है 12.1। अगर किसी चीज़ का वैल्यू 12.06 है तब भी वो 12.1 बताएगा।
12.02 है तो वो 12 बता रहा होगा। पॉइंट क्लिक कर रहा है। अगर किसी चीज़ का वैल्यू 12.32 है तो वो 12.3 बता रहा होगा, क्योंकि 12.3 और 12.4, 12.3 से निकल के या तो आप 4 पे जा सकते हो या पीछे 2 पे जा सकते हो। 12.32 पढ़ने का कोई मैकेनिज्म नहीं है बीच में। 12.3 और 4 के दरमियान में ना सिंपल रीडिंग ऐसे ली जाती है कि 12.3 और 4 के दरमियान में आप जज करते हो कि यार ये जो लेंथ है ये 12.3 और 4 के दरमियान में आधे से पहले पहले है या बाद में। अगर आधे से पहले पहले है तो आप 12.3 पढ़ोगे, आधे के बाद में तो आप 12.4 पढ़ लोगे। समझ आ गई? ये चीज़ कहलाती है लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जैसे मीटर रॉड का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, वर्नियर कैलिपर्स का 0.01 सेंटीमीटर होता है, स्क्रू गेज का, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का या स्फेरोमीटर का 0.001 सेंटीमीटर होता है। बल उस पर भी आते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। अब हम लोग बात क्या कर रहे थे, अब देखो आपने इसकी लेंथ मेजर करी और वो कितनी आई 12.3। ये 12.3 कैसे आई भाई? ये आपके पास 12.3 वाला मार्क था, ये आपके पास 12.4 वाला मार्क था। एक अंदाजे के मुताबिक ये इनका सेंटर था। अगर आपका रॉड इसके सेंटर को क्रॉस कर जाता, ये सेंटर मार्क नहीं हुआ, वो आपने इमेजिनेशन में बना लिया ये सेंटर। अगर ये रॉड इसे क्रॉस कर जाता तो आप 12.4 पढ़ते, लेकिन अगर ये रॉड क्रॉस नहीं करा, रॉड यहाँ पे कहीं था, तो आपने क्या पढ़ लिया? वैल्यू 12.3 पढ़ लिया। हालांकि एक्चुअल वैल्यू क्या थी? 12.32 थी। तो एरर आ गया इसमें। अब देखो दोबारा से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, क्या था सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये चीज़ जहन में रखते हुए सुनना, जब कभी भी हम लोग फिजिक्स के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं ना विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, तो उसकी जो आप वैल्यू नापते हो ना, मेजर करते हो, उस वैल्यू में अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी क्या है? एरर होता है। क्यों एरर होता है? सर हम तो बहुत अच्छे तरीके से नापेंगे तो एरर हो ही नहीं सकता। देखो आप एरर को मिनिमाइज कर सकते हो लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। क्यों भाई? अगर आप मीटर स्केल यूज़ कर रहे हो तो ये वाला एरर तो होगा ही होगा। पॉइंट समझ आ रहा है भाई? आपने मीटर स्केल यूज़ किया तो ये वाला एरर होगा। सर चलें हम लोग वर्नियर कैलिपर यूज़ कर लेते हैं। अभी आपने बताया था ना कि वर्नियर कैलिपर तो 0.01 मेजर कर सकता है ना, तो हम लोग मेजर करेंगे तो वर्नियर कैलिपर तो ये 12.32 मेजर कर लेगा। बिल्कुल कर लेगा। हो सकता है इस रॉड की एक्चुअल लेंथ होती 12.321 सेंटीमीटर। अब वर्नियर कैलिपर तो आपको सिर्फ इतना हिस्सा पता था 12.32, वो 1 बेचारा फिर रह गया। चलिए स्क्रू गेज यूज़ कर लेते हैं, ये हो गया। हो सकता है आगे 5 आ रहा हो, वो फिर रह जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? यानी कि तुम जहाँ तक मर्जी चले जाओ, हर फिजिकल क्वांटिटी को जब आप मेजर करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है उसके लीस्ट काउंट की वजह से। लीस्ट काउंट से मुराद, लीस्ट काउंट क्या है? वो कम से कम वैल्यू जो वो मेजर कर सकता है। हाँ देखो एरर मिनिमाइज होता जा रहा है। कैसे? देखो यहाँ पे जो एरर था ना वो इस जगह पे था, यानी कि यहाँ पे एरर 0.02 था। भाई समझ आ रही है? आपने क्या वैल्यू मेजर करी थी? आपने मेजर किया था 12.3। अगर आप इन दोनों को माइनस करो, एरर कितना है? 0.02। सेट हो गया। अगर आप मेजर करते वर्नियर कैलिपर की मदद से 12.32 और एक्चुअल वैल्यू होती 12.321 मिसाल के तौर पे, तो इन दोनों को माइनस करो, एरर कितना है? 0.001। एरर छोटा हो गया। नजर आ रहा है एरर क्या हो गया? छोटा हो गया। पॉइंट समझ आ रहा है भाई? देखो मैं फिर समझा रहा हूँ। 12.3 आपने मेजर किया और मिसाल के तौर पे जो एक्चुअल वैल्यू है ना वो ये है 12.3215। ये एक्चुअल समझते जाना हम जरा। मीटर रॉड से आपने ये मेजर किया, एक्चुअल वैल्यू ये है। अब अगर मैं एरर निकालूं ना इन दोनों का, एरर जो आएगा वो आएगा जनाब 0.0215। यही एरर आएगा। इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है। वर्नियर कैलिपर से आपने मेजर किया, उसने बता दिया 12.32। सही है, 12.32 उसने बता दिया और एक्चुअल वैल्यू क्या है? 12.3215। एरर निकालो ज़रा, 0.0015। इसके मुकाबले में एरर छोटा हो गया। आपने स्क्रू गेज से मेजर किया 12.321, एक्चुअल वैल्यू है 12.32115, माइनस करा, एरर आ रहा है 0.0005। मजीद छोटा हो गया एरर। तो बताने का मकसद क्या है? आप जितना प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज करते जाओगे, प्रिसीजन, अभी तो वैसे अगले टॉपिक में आएगा। प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो बहुत छोटी वैल्यू को नाप सकता है। हम कहते हैं ना बी वेरी स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज। जब हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे ना, अब हमारे पास टाइम तो होता नहीं था पढ़ने का अपना, क्योंकि मंजन बेचते रहते थे, पढ़ाते रहते थे, उस कोचिंग में जा, उधर जा, बस पढ़ाना है। तो अब उसमें बैठे होते थे वाइवा के अंदर।
मंजन बेच रहे होते हैं वो सवाल कुछ पूछ रहा है, जवाब कुछ दे रहे हैं, तो टीचर कहा करता था बी वेरी प्रिसाइज, टू द पॉइंट बताओ, या छोटी से छोटी वैल्यू को डिफाइन करते चलो। तो ये वही चीज़ है, एक अच्छा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो जितनी ज़्यादा छोटी वैल्यू तक मेजर कर सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये पॉइंट के बाद 1 बता रहा है, ये पॉइंट के बाद 2 बता रहा है, ये वर्नियर कैलिपर है, ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, स्फेरोमीटर पॉइंट के बाद 3 बता रहा है। क्लियर हो गया? यानी कि आप जितना प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, जिसका लीस्ट काउंट जितना ज़्यादा है, जो जितनी छोटी वैल्यू को नाप सकता है, अल्टीमेटली उसमें एरर उतना क्या होगा, कम होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ डे, छाप लो इसको, मैं मिटा रहा हूं, लेकिन एट द एंड ऑफ डे बात तो वही है ना भाई साहब, बात तो वही है कि जो मैं स्टार्ट में बात बता रहा था, क्या बात बता रहा था कि भाई साहब आप कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हो विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, तो जनाब उसमें एरर की बहुत सारी सोर्सेज हो सकती हैं, यानी कि उसमें एरर होगा। ठीक है, एरर एक तो किस वजह से हो सकता है, लीस्ट काउंट की वजह से हो सकता है, और किस वजह से हो सकता है जो बंदा वो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहा हो, मान लो लेंथ मेजर कर रहा है, वो मेरी तरह का कोई निकम्मा है, उसको ऑपरेटर ही सही से हैंडल नहीं करना आता, उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसको प्रोसीजर ही नहीं पता क्या फॉलो करना है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स, मतलब बहुत सारे तरीके हैं जिससे आपकी कैलकुलेशन में एरर्स या अनसर्टेनिटीज इंट्रोड्यूस हो सकती हैं। सर अभी तक सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं पल्ले पड़ा, अब समझ में आएगा, पहले बैकग्राउंड बन गया ना, अब देखो। ठीक है, मान लो वही वाली एग्जांपल जो भी मैंने बताई थी, आपने ये आपके पास था 12.3, बच्चे अब ज़रा गौर से समझना, कॉन्सेप्ट का फील आएगा इंशाल्लाह। ये आपके पास मीटर रॉड था जिसमें यहाँ 12.3 है, ये 12.4 है, ये मान लो इसका एक इमेजिनरी सेंटर है। आपका जो मीटर था, आपका जो चीज़ जिसको आप मेजर कर रहे थे, वो मान लो यहाँ कहीं पे आ गया। अब हो सकता है इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है ना वो हो 12.33, लेकिन आप थोड़ी पढ़ सकते हो यहाँ पे वैल्यू, क्योंकि आप मीटर स्केल यूज़ कर रहे हो। आपके मीटर स्केल में या तो 12.3 का मार्क है, भाई मीटर स्केल अगर देखना हो ना तो अपने पास जो तुम्हारे पास ये वाला स्केल होगा ना, इस तरह का कोई स्केल होगा, इस तरह का कोई स्केल होगा, ये देख लेना, ये देखो इसमें शायद नज़र भी आ रहा हो आपको, ये देखो शायद दिख रहा हो इसके अंदर, ये 12 है, ये 12 है, और उसके बाद ये क्या है 13 है, तो 12.1 12.2 इस तरह से चल रहा है। मतलब आप, ये तो मैंने इतनी बड़ी जगह दिखाई है ना, एक्चुअल में इतनी बड़ी जगह थोड़ी होगी, अपने पास स्केल देख लेना कॉपी में, वो होगा ना पाउच में। ठीक है, अब देखो मैंने जो इसकी वैल्यू मेजर करी ना, मैंने इसकी वैल्यू क्या मेजर करी 12.3। अब ज़रा समझना यहाँ पे बात को। अब मुझे ये बताओ इसमें से डाउटफुल डिजिट कौन सा है? क्या इस 1 के बारे में कोई डाउट है? नो सर, ये 1 बिल्कुल ठीक है, रिलायबल डिजिट है। क्या इस 2 के बारे में डाउट है? ये भी रिलायबल डिजिट है। मसला कहाँ पे? इस 3 के बारे में। सर ये क्यों रिलायबल नहीं है? बेटे ये इसलिए रिलायबल नहीं है, अगर यही मीटर रॉड यहाँ पे होता 12.2, यहाँ क्या होता 12.2, इसी तरह इनका सेंटर होता, अब समझना ज़रा, ये 12.2, ये 12.3, ये 12.2 और 3 के दरमियान का सेंटर, अगर एक चीज़ यहाँ पे रुकी होती, यही चीज़, और इसकी वैल्यू होती मिसाल के तौर पे 12.28, क्या वैल्यू होती 12.28, आप तब भी इसे क्या पढ़ते 12.3 पढ़ते, है ना भाई, क्योंकि 12.2 के आगे आधे से तो क्रॉस कर चुका है ना, तब भी आप क्या पढ़ते 12.3, अगले के आधे से पहले तब भी क्या पढ़ रहे हो 12.3। गोया कोई भी आपका जो लेंथ है अगर वो 12.25 से बड़ा है, 12.25 से बड़ा है और 12.35 से छोटा है, यानी कि 12.25 से आगे निकल गया और 12.35 से पीछे रह गया, इन सब के लिए आप मीटर स्केल में क्या पढ़ रहे होगे 12.3। गोया आप ये कहोगे ये वाला जो डिजिट है ना ये रिलायबल नहीं है, ये डिजिट है अनसर्टेन डिजिट। ये क्या है? अनसर्टेन डिजिट। अनसर्टेन क्या होता है? गैर यकीनी। गैर यकीनी क्या होता है? गैर यकीनी सूरत हाल क्या होती है कि यार आज मिसाल के तौर पे मेट डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्शन करी कि बारिश होगी या नहीं होगी, उन्होंने कहा कि इतने % चांस है, यानी कि अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी सूरत हाल है, बारिश हो गई, अब कल का पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा, अनसर्टेनिटी है। मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग अच्छे से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, अनसर्टेनिटी है। मैं तो मेहनत कर रहा हूँ ना, ठीक है, समझ में आ गई। अब सर अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर समझ में नहीं आया। अब सुनो जो किताब में डेफिनेशन लिखी है, जो आपके टीचर आपको डायरेक्टली बताएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? तमाम रिलायबल नंबर्स प्लस पहला,
नॉन रिलायबल नंबर या पहला अनसर्टेन नंबर, वो कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि यहां पे आप बोलोगे इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3। क्यों क्यों? सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? ऑल द रिलायबल डिजिट्स। अब ये डेफिनेशन है किताब वाली जिसके लिए मैंने बैकग्राउंड बनाया था। ऑल द रिलायबल डिजिट्स प्लस फर्स्ट नॉन रिलायबल, या आप कह लो फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। ऑल द रिलायबल डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, ठीक है। तमाम रिलायबल डिजिट्स और पहला अनसर्टेन डिजिट, ये क्या कहलाता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट एकदम चमक जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। भाई ये अनरिलायबल थोड़ी तो रिलायबल है, क्योंकि ये थोड़ी चेंज होगा। ये भी रिलायबल है, ये रिलायबल नहीं है। क्यों भाई? यहाँ 2 भी आ सकता है, यहाँ 3 भी आ सकता है। क्यों भाई? अगर मीटर रॉड इससे पहले रुका हुआ होता है, इससे पहले कहीं भी, तो हो सकता है 26 होता, 27, 28, 29, ये तो कुछ भी हो सकता था। तो यहाँ 2 भी आ सकता था, आपको क्या पता यहाँ क्या आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से 3 भी आ सकता था, क्योंकि अगर 3 पे रुका हुआ है, या 3-1 है, या 3-2 है, या 3-3 है, या 3-4 है, तो यार होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये दिस वाज द थिंग, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? फिलहाल हमने ये नहीं देखा कि सिग्निफिकेंट फिगर किसी गिवन नंबर में निकालते कैसे हैं। अभी हमने सिर्फ ये सीखा है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है। तो कॉपी में लिख लेना, ऑल द रिलायबल डिजिट्स प्लस फर्स्ट नॉन रिलायबल डिजिट या फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, वो क्या कहलाता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के जनाब रूल्स हैं कुछ अपने पास, ठीक है। तो अब जो है ना वो रूल लिख लो, ये सारी चीज़ें अपने पास लिखते रहना, ठीक है। कि जनाब रिकॉर्डेड रिजल्ट, जो रिकॉर्डेड रिजल्ट होता है ना, वो कंटेन करता है क्या? बोथ सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट्स। जैसे मिसाल के तौर पे आपने किसी बॉडी का मास मेजर किया 1.53 किलोग्राम। क्या मेजर किया? 1.53 किलोग्राम किसी बॉडी का मास मेजर किया किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट की मदद से जिसका लीस्ट काउंट या छोटी तरीन वैल्यू मेजर करना कितना था? 0.01 ग्राम। अब क्या हो सकता था? हो सकता था, अब देखो जो वैल्यू है ना 1.53, 1.54, समझना आप जरा, दोबारा समझना, अगर अभी भी किसी का मसला है फिर समझ लो। 1.52 ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपने मेजर किया, ये इनका हाफ है, ये इनका हाफ है। अब आपके पास इस पूरी डोमेन में जितने भी मासेस लाए करेंगे, आपने सबको क्या पढ़ना है? 1.53 पढ़ना है। हो सकता है वो मास 1.25 से बड़ा होता और 1.535 से छोटा कोई मास होता। पॉइंट समझ आ रहा है भाई? अगर 1.526 होता, यानी कि यहां कहीं पे लाई करता, आप तब भी 1.53 पढ़ते, क्योंकि आप तो 0.01 यानी कि इस डिजिट के बाद तो आप कोई चीज पढ़ ही नहीं सकते। समझ आ गई? तो 1.526 होता, आपने तब भी ये पढ़ना था। 1.529 होता, आप तब भी ये पढ़ते। 1.534, 32, 33 आपने यही पढ़ना था। ऐसे ही समझ आ गई? यानी कि आप बोलोगे ये जो रिकॉर्डेड रिजल्ट है 1.53 जो रिकॉर्डेड रिजल्ट है, इसमें ये सर्टेन है, ये सर्टेन है, लेकिन ये 3 क्या है? अनसर्टेन है। हो सकता है वहाँ 2 हो सकता है वहाँ क्या हो? 3 हो। भाई ये पूरी कोई भी वैल्यू हो सकती है ना इनके दरमियान में। तो समझ आ गई? तो जो भी कोई रिकॉर्डेड रीडिंग होती है, आप जब भी कभी किसी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू मेजर करते हो विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, उसमें एरर होते हैं। एरर लीस्ट काउंट की वजह से होता है, क्वालिटी ऑफ द ऑपरेटर्स की वजह से हो सकता है, जो बंदा काम कर रहा है उसकी एक्सपीरियंस की स्किल्स की वजह से हो सकता है, या ठीक है। तो आप जो चीज़ रिकॉर्ड करोगे उसमें सर्टेन डिजिट्स भी होंगे और अनसर्टेन डिजिट्स भी होंगे। सर्टेन बोले तो रिलायबल, अनसर्टेन बोले तो अनरिलायबल। तो तमाम सर्टेन डिजिट्स प्लस पहला अनसर्टेन डिजिट, ऑल द सर्टेन डिजिट्स प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, ये आपके पास क्या कहलाता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाता है। ठीक है जनाब, इसको कॉपी कर लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। जनाब पहला रूल लिखिए अपने पास, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट whether there is a decimal point or not, whether there is a decimal point present or not. All the non-zero digits are significant whether there is a decimal point present or not. मिसाल के तौर पे ये देखिए और इसके फ़ौरन बाद ये देखिए।
अब देखो जनाब, इसके अंदर आपको डेसिमल पॉइंट नजर आ रहे हैं, लेकिन सारे ही डिजिट्स आपके पास कैसे हैं? नॉन जीरो। नॉन जीरो डिजिट्स का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या 9। ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। हमेशा। फड्डा आता ही जीरो के अंदर है, टेंशन ही नहीं ना, वो भी समझा दूंगा। फड्डा इसमें नहीं आता, ये हमेशा ही क्या होता है? सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4 5, गोया के कितने सिग्निफिकेंट हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। डेसिमल है, इसमें डेसिमल नहीं है। जब डेसिमल नहीं है तो पढ़ा चुका हूँ, कहाँ होता है डेसिमल? आखिर में होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5, इसमें भी कितने हैं? 5। पहला पॉइंट हो गया। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, चाहे डेसिमल मौजूद हो चाहे डेसिमल मौजूद ना हो। कॉपी कर लो। दूसरा पॉइंट जनाब, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, जो जीरोज हैं दे कैन बी सिग्निफिकेंट, कैन नॉट बी सिग्निफिकेंट। जीरोज हो सकता है सिग्निफिकेंट हो और हो सकता है सिग्निफिकेंट ना हो। जीरोज मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया जनाब? दूसरा पॉइंट, जीरोज जो हैं दे मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, ठीक है। जो जीरोज हैं ये हो सकता है सिग्निफिकेंट हो और हो सकता है सिग्निफिकेंट ना हो। अब किस कंडीशन में सिग्निफिकेंट होंगे और किस में नहीं होंगे? बच्चों को अमूमी तौर पे मसले ना इसमें ही आते हैं, तो ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा, कोई मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। इफ अ जीरो इज बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, it will be counted as a significant figure whether decimal is present or not। मतलब समझना बेटे, पहले अगर एक जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में मौजूद है, यानी कि ऐसा है 407 3006, अभी हमने क्या पढ़ा? तमाम नॉन जीरो डिजिट्स कैसे होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। इसका मतलब ये क्या है? सिग्निफिकेंट। ये भी क्या है? सिग्निफिकेंट। यहाँ पे जीरो भाई साहब दो सिग्निफिकेंट के दरमियान में मौजूद हैं, तो ये जीरो भी कैसा काउंट होगा? सिग्निफिकेंट काउंट होगा। सेट है। ये देखो, ये भी जीरो है, सॉरी ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। तो दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में जो भी जीरोज आ रहे होंगे वो हमेशा क्या काउंट होंगे? सिग्निफिकेंट, चाहे डेसिमल हो चाहे डेसिमल ना हो। भाई यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट, तो ये दोनों क्या हो गए? सिग्निफिकेंट। गोया टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 4। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट, दरमियान में कितने जीरो आ रहे हैं? 2। और दोनों चूंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ रहे हैं, चूंकि नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आ रहे हैं, तो दे विल बी ट्रीटेड एज सिग्निफिकेंट। कुल मिला के कितने हो गए? 4 1 2। फिर से देखो जरा, क्लियर है? यहां देखो, ये वाला जीरो आ रहा है 3 और 1 के दरमियान में, गोया सिग्निफिकेंट है। ये वाले दो जीरोज आ रहे हैं 5 और 6 के दरमियान में, गोया ये भी क्या है? सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 7। सही है। साथ साथ रूल रिवाइज करते जाओ, भूलोगे नहीं। पहला रूल क्या था? ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल, जीरोज मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। जीरो हो सकता है सिग्निफिकेंट हो सकता है सिग्निफिकेंट ना हो। इसमें क्या था? अगर जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आएगा तो वो हमेशा कैसा काउंट होगा? सिग्निफिकेंट। अब राइट या लेफ्ट में आएगा तो क्या होगा वो भी बताएंगे, छाप लो इसको जल्दी से। अब देखो हमारे पास जो बातचीत चल रही है ना, वो क्या चल रही है? जीरो हो सकता है सिग्निफिकेंट हो और हो सकता है सिग्निफिकेंट ना हो। अब हमने अभी बात करी कि अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में जीरो आ रहा है तो वो हमेशा कैसा काउंट होगा? सिग्निफिकेंट। अब देखो 2 रूल का पार्ट बी, जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब समझना 047 लिखा हुआ है। अब क्या इसमें 47 सिग्निफिकेंट है? यस सर। 4 है, 7 है, बिल्कुल है। तो इनके लेफ्ट में जो जीरो आ रहा है ना, इनके लेफ्ट में जो जीरो आ रहा है वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। सर अब बच्चों के जहन में ना तकरीब कारों वाले क्वेश्चन आते हैं। सर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अब सर अब देखें ना, अब ये देखें सर, अब ये वाला जीरो बताएं ज़रा। बच्चे होते हैं ना सवाल पूछते हैं सर ये वाला जीरो बताएं। अब
सर ये वाला जीरो बताएं, ये सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट? भाई ये सिग्निफिकेंट है। सर अभी तो आपने कहा कि जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉन सिग्निफिकेंट, तो इसको क्यों सिग्निफिकेंट मान रहे? बेटे इससे पहले एक रूल पढ़ाया था, तो पहले वो रूल तो देख लो, वो क्या था? अगर एक जीरो दो सिग्निफिकेंट के दरमियान में आ रहा है तो वो हमेशा कैसा काउंट होगा? सिग्निफिकेंट। समझ आ गई? अब देखो यहां पे तो इधर कुछ नहीं आ रहा है ना, तो आपने सिंपल दूसरा रूल देख लिया कि जीरो टू द लेफ्ट ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉन सिग्निफिकेंट, किसी काम के नहीं है, उड़ा दो उन्हें। ठीक है, देखो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इनके लेफ्ट में ये जो जीरोज है ना सारे के सारे, दे आर नॉन सिग्निफिकेंट, किसी काम के नहीं है, ये किसी काम के नहीं है ये। इसी तरह ये देखो ये 2 है सिग्निफिकेंट, इससे पीछे वाला जो है ये किसी काम का नहीं है। सेट है? अब ये देखो ये है, इससे पीछे वाले ये सारे किसी काम के नहीं है ये। हाँ, अब यही चीज ऐसे होती 2.0549, यही भाई साहब ऐसे होता। सही है, यही चीज अपने पास ऐसे होती। मैंने कुछ नहीं किया, या इसको चलो ऐसे कर लो, अब तो मैंने बिल्कुल ही कुछ नहीं किया, सिर्फ 0 और 2 की जगह बदल दी। अब ये वाला 0 सिग्निफिकेंट है, क्यों? ये 2 और 5 के दरमियान में आ रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? देख रहे हो, सिर्फ जगह पलटने से वो सिग्निफिकेंट हो गया। क्लियर हो गया? वो है ना एक शेर, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। देखो जगह पलटने से वो नॉन सिग्निफिकेंट से क्या हो गया? सिग्निफिकेंट। पॉइंट समझ में आ गया? क्या बात मैंने बताई? अब अभी तक के 3 रूल रिवाइज कर लो। पहला रूल, तमाम नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। दूसरा, जीरो हो सकता है सिग्निफिकेंट हो सकता है सिग्निफिकेंट ना हो। कब सिग्निफिकेंट होगा? इसका पार्ट ए क्या था? अगर जीरो दो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ रहा है तो वो हमेशा कैसा काउंट होगा? सिग्निफिकेंट। अगर जीरो लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट, मतलब अगर जीरो आ रहा है ऑन द लेफ्ट ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि आपके पास ऐसे कोई सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके लेफ्ट में जीरो आ रहा है, ये 6 है, ठीक है, इसके लेफ्ट में जीरो आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉन सिग्निफिकेंट है। जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉन सिग्निफिकेंट। छाप लो, आगे चल रहे हैं। अब आएगा जनाब, अब मिडिल वाले पढ़ लिए, लेफ्ट वाले पढ़ लिए, अब कौन से आएंगे? राइट वाले आएंगे। अब देखिए जनाब, हम ये बात पढ़ रहे हैं जीरोस हो सकता है सिग्निफिकेंट हो और हो सकता है सिग्निफिकेंट ना हो। हमने दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान वाले जीरोस देख लिए कि वो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट में जीरो आ रहा है तो वो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होगा। ये अब इंटरेस्टिंग है, इसको समझिएगा, जरा समझना। देखो, जीरोस टू द राइट, जीरोस टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर may और may not be significant। सर ये क्या मजाक कर दिया, यहां भी यही है यहां भी यही है। समझो तो सही ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, सब समझा रहे हैं। देखो अगर सिग्निफिकेंट फिगर के राइट साइड पे जीरो आ रहा है ना, वो हो सकता है सिग्निफिकेंट हो और हो सकता है सिग्निफिकेंट ना हो। मसलन देखो, अगर आपके पास कोई नंबर इस तरह का है ना, डेसिमल फ्रैक्शन वाला नंबर है कोई, ये सारे नंबर मैंने डेसिमल फ्रैक्शन वाले लिखे हुए। अगर कोई डेसिमल फ्रैक्शन वाला नंबर है तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर के राइट साइड पे जीरोज आ रहे हैं या टर्मिनेटिंग जीरोज हैं, वो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। मतलब देखो समझना जरा, क्या मैं कह सकता हूं ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? बिल्कुल सर। तो बेटे ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। क्या बोला? डेसिमल फ्रैक्शन नंबर्स में जो टर्मिनेटिंग जीरोज होंगे, डेसिमल फ्रैक्शन नंबर में, डेसिमल वाले नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स के राइट साइड पे आने वाले जीरोस हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। डेसिमल फ्रैक्शन वाले नंबर में, डेसिमल वाले नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स के राइट साइड पे आने वाले जो जीरोस होंगे वो हमेशा क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। यानी कि ये दोनों क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। कुल मिला के क्या हो जाएंगे? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह ये देखो, ये सिग्निफिकेंट है तो ये वाला जीरो भी कैसा काउंट होगा? सिग्निफिकेंट काउंट होगा। डेसिमल वाले नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स के राइट साइड पे आने वाले जीरोस कैसे काउंट होते हैं? सिग्निफिकेंट। क्लियर है? इनको टर्मिनेटिंग जीरोस भी कहते हैं। ठीक है, किताब में ऐसा भी लिखा मिलेगा, फेडरल बोर्ड की किताब में, इन अ नंबर विच इज लेस देन 1, या इन अ नंबर जो कि डेसिमल फ्रैक्शन में है या डेसिमल वाला नंबर है, उसमें टर्मिनेटिंग जीरोस आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। टर्मिनेटिंग जीरो कहाँ आएगा? अबे राइट में ही आएगा ना, नंबर वहीं टर्मिनेट करता है हमेशा। क्या ये दो जीरो सिग्निफिकेंट होंगे सर? अभी नहीं होंगे ना, अभी पीछे वाले रूल में पढ़ा था भाई, ये 8 है ना सिग्निफिकेंट, इसके लेफ्ट साइड पे, सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट साइड पे जो जीरो आता है वो कैसा होता है? नॉन सिग्निफिकेंट। तो ये थोड़ी होगा, ठीक है, ये नहीं है। कितने टोटल? 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है।
अब इसमें देखो ये होगा, नो सर ये नहीं होगा क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट में आ रहा है इसलिए नहीं होगा। लेकिन ये डेसिमल वाला नंबर है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के राइट पे जो आएगा वो होगा, बिल्कुल होगा। कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो क्या बात आपने पढ़ी? आपने ये बात पढ़ी कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर, अगर आपके पास 0 आ रहा है सीधे हाथ पे किसी सिग्निफिकेंट फिगर के, तो हो सकता है वो सिग्निफिकेंट हो और हो सकता है वो सिग्निफिकेंट ना हो। अगर डेसिमल वाला नंबर है, अगर क्या है? डेसिमल वाला नंबर है, तो डेसिमल वाले नंबर में जो राइट साइड पे 0 आ रहा है, किसके राइट साइड पे? सिग्निफिकेंट फिगर्स के राइट साइड पे जो 0 आ रहा है वो हमेशा कैसा होगा? सिग्निफिकेंट। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने ऐसे लिख दिया 1.000, तो ये 3 जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स के राइट साइड पे आ रहे हैं, तो ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे, यानी कि कुल मिला के क्या बन जाएगा? ये कुल मिला के ये बन जाएगा जनाबे वाला 4। लिख लेना यहाँ पे अपने पास। यही चीज़ ना ऐसे भी लिखी हुई है किताबों में कि टर्मिनेटिंग जीरोस इन अ नंबर विद डेसिमल साइन आर सिग्निफिकेंट, यानी कि 0.2300 अगर मेरे पास लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पे कहीं पे लिखा हुआ है ना 0.2300, तो इसमें ये वाले दोनों जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, ये वाला नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सिग्निफिकेंट के लेफ्ट पे आ रहा है। ये चारों सिग्निफिकेंट हो गए, 4 सिग्निफिकेंट हो गए। ठीक है, तो लिख लेना अपने पास जीरोज इन अ डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग जीरोज इन अ डेसिमल नंबर आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसके बाद ना हम, ठीक है, अच्छा अब अभी तो आपने ये पढ़ लिया ना कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर के राइट साइड पे जीरोज आ रहे हैं तो इसमें तो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। अब अगर डेसिमल नहीं है फिर क्या करें? अब ज़रा समझ लेना इसको। ठीक है, अब ज़रा अच्छे तरीके से समझ लेना मेरा बेटा, क्योंकि अब जो है ना वो एक थोड़ी सी मुश्किल चीज़ आ रही है। ठीक है, अच्छा अब देखो, मैंने यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर करी एक अदद 8000 की। ठीक है, उससे पहले मैं कोई और एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा एक अदद। सही है, देखो हमने ये बात पढ़ी कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर के राइट साइड पे 0 आएगा तो हो सकता है वो सिग्निफिकेंट हो और हो सकता है सिग्निफिकेंट ना हो। अभी हमने देख लिया कि अगर डेसिमल वाला नंबर है तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर के राइट साइड पे आने वाले जीरोस या टर्मिनेटिंग जीरोस आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अब ऐसे भी हो सकता है नंबर विदाउट डेसिमल हो। अब क्या करेंगे? सर हमारे टीचर ने हमें ये पढ़ाया है कि अगर ऐसा कोई नंबर होगा तो इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, यानी कि 8। ऐसे ही पढ़ाया होगा, हमने भी ऐसे ही पढ़ा था। ठीक है, अब जब मैं किताब पढ़ना शुरू हुआ तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि तो हमें सारी ज़िंदगी गलत पढ़ाया गया है। अब अपना कॉन्सेप्ट बना लेना अच्छे तरीके से। देखो समझना ज़रा, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कोई इंस्ट्रूमेंट है। अब बच्चे समझना ज़रा, मेरे पास एक कोई इंस्ट्रूमेंट है, उससे मैंने ये मास मेजर किया। क्या मास आया? 7124 ग्राम। क्या मास आया? 7124 ग्राम। अच्छा, ये जो मास मैंने मेजर किया था, ये मास मैंने मेजर किया था एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जिसका लीस्ट काउंट क्या है? 1 ग्राम। लीस्ट काउंट क्या है? 1 ग्राम। लीस्ट काउंट के 1 ग्राम होने से मुराद ये है कि ऐसे एक निशान होगा जिस पे लिखा होगा 7123 ग्राम, ऐसे एक निशान होगा जिस पे लिखा होगा 7124 ग्राम, ऐसे एक निशान होगा जिस पे लिखा होगा 7125 ग्राम। वो नज़र तो आ रहा है ना भैया? सही है, ऐसे एक निशान होगा। अब वही बात जो मैंने स्टार्ट में बताई थी, अब मान लो ये मेरे पास इनका हाफ है, ये मेरे पास इनका हाफ है। इस पूरी रेंज में जो भी वैल्यू आएगी, यानी कि 7123.5 से बड़ी वैल्यू और 7124.5 से छोटी वैल्यू जो भी आएगी, मैं उसको क्या मार्क करूंगा? ये मार्क करूंगा। क्यों भाई? जैसे ही 7123.5 से क्रॉस कर जाएगा 7123.6, 0.7, 0.8, तो मैं तो यहीं आऊँगा ना, मेरे पास तो कोई तरीका ही नहीं है इसके अंदर जाने का। तो इस केस में जब मेरा लीस्ट काउंट 1 ग्राम है, ज़रा समझिएगा, जब मेरा लीस्ट काउंट 1 ग्राम है तो ये रिलायबल डिजिट है, ये रिलायबल है, ये रिलायबल है, लेकिन ये अनसर्टेन है। पहला अनसर्टेन क्यों भाई? हो सकता है यहाँ पे 4 हो सकता है यहाँ पे 3 हो। 3 क्यों होगा भाई? अगर एक्चुअल वैल्यू आपके पास, समझना ज़रा, अगर आपके पास मिसाल के तौर पे एक्चुअल वैल्यू थी 7123.7, क्या वैल्यू थी? 7123.7, तो वो यहाँ कहीं पे आनी थी आपके पास। अब चूंकि आपका लीस्ट काउंट ही या तो ये पढ़ना था या ये पढ़ना था या वो पढ़ना था, तो आपने इसको यहाँ पे मैप कर दिया उठा के। समझ आ गई बात की? तो इसमें आप बोलोगे इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 4। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए भाई साहब? 4 हो गए। अब मैंने क्या किया? मैंने इंस्ट्रूमेंट चेंज कर लिया। अब मेरे पास लीस्ट काउंट कितना है? अब मेरे पास लीस्ट काउंट है 10 ग्राम का। कितना लीस्ट काउंट है?
10 ग्राम का लीस्ट काउंट है। जब 10 ग्राम का लीस्ट काउंट है तो मैं ये 4 तो पढ़ ही नहीं सकता, मैं ये 4 नहीं पढ़ सकता। पॉइंट समझ आ रहा है? जब मैं ये 4 नहीं पढ़ सकता तो क्या वैल्यू आएगी, या तो 7120 आएगी या 7130 आएगी। पॉइंट समझ आ रहा है? नहीं भाई, जब तुम 10-10 ग्राम के फर्क से चलोगे तो या तो 7120 आएगा या 7130 आएगा, या इससे पीछे 7110 आएगा या 7140 आएगा। अगर एक्चुअल वैल्यू थी 7124, इसे भी आपने क्या पढ़ दिया 7120। एक्चुअल वैल्यू थी 7117, इसे भी आपने क्या पढ़ दिया 7120। क्यों भाई, एक मार्क 7120 का है, ये एक मार्क 7120 का है, एक मार्क 7110 का है। फिर समझना, एक मार्क है 7110 का, एक मार्क है 7120 का। अब समझ आ रही है ना? इधर है 7130 का मार्क। ठीक है, इसको यहाँ बना के ही देख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा अगर हम इसको बना के देख लें। अब चलो ठीक है, अब देखो इधर ये मान लो एक मार्क है 7110 का, एक मार्क है 7120 का, एक मार्क है 7130 का। मैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहा हूँ जिसका लीस्ट काउंट कितना है, जिसका लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट है जनाब 10 ग्राम। अब देखो ये इन दोनों का हाफ है। अब जो मेरे पास जो ये जिसको मेजर कर रहा हूँ उसका मास क्या है 7124 ग्राम, यानी कि वो यहाँ कहीं पे आएगा। लेकिन आप तो ये तो पढ़ सकते हो या ये पढ़ सकते हो, तो आप इसे क्या लोगे 7120 लोगे। समझ आ गई? अब ये 7 सर्टेन है, ये 1 सर्टेन है, लेकिन ये 2 क्या है, ये 2 तो अनसर्टेन है। क्यों भाई, इधर से इधर तक आपने तो सबको यहाँ 2 पढ़ना है। अगर 7116 होता तब भी आप यही पढ़ते, 7117 होता आप तब भी यही पढ़ते। गोया कि आप 7116 से लेकर 7124 तक सबको आप क्या पढ़ रहे हो 712 पढ़ रहे हो। पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये इस केस के अंदर ये जो आखिरी वाला जीरो है, समझना बेटे, आखिरी वाला जो जीरो है ये कहलाता है प्लेस होल्डर जीरो। क्या कहलाता है? ये कहला रहा है सिंपल प्लेस होल्डर जीरो। इसकी कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। क्यों भाई? सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन रिवाइज करो, क्या थी? सम ऑफ ऑल द रिलायबल डिजिट्स एंड फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। तो जनाब ये रिलायबल है, ये रिलायबल है, ये 2 क्या हो गया 2 अनसर्टेन हो गया। 2 क्या हो गया 2 अनसर्टेन हो गया। 2 अनसर्टेन क्यों हो गया भाई साहब? 2 अनसर्टेन इसलिए हो गया कि यहाँ तो 1 भी आ सकता था ना भाई। अगर 7116 होता आप तो तब भी 7120 पढ़ते, जबकि इस प्लेस पे क्या आना चाहिए था, फिर तो 1 आना चाहिए था। गॉट माई पॉइंट? तो ये अनसर्टेन है। अब इस जीरो की कोई हैसियत ही नहीं है। समझ आ रही है? अब समझ आया? अब इसी तरह से अब ज़रा समझना, अगर समझ में आ गया, इसी तरह से अगर मैं समझिएगा बेटे, इसी तरह से अगर मैं लीस्ट काउंट लूँ 100 ग्राम, अगर मैं अपने इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना लूँ 100 ग्राम लीस्ट काउंट लूँ, लीस्ट काउंट कितना लूँ 100 ग्राम, 100 ग्राम लूँ तो वो या तो पड़ेगा 7100 या क्या पड़ेगा 7200 या क्या पड़ेगा 7300। समझ रहे हो? अब समझना बात को ज़रा देखो, इधर आपके पास 7100 से 7200 के दरमियान में और कोई वैल्यू नहीं पढ़ सकता, ये इनका हाफ है। 7100 से लेके 7149 तक जो भी वैल्यू होगी आप इन सबको क्या पढ़ोगे, यहीं पढ़ रहे होगे। इसी तरह 7151 से लेकर आगे तक जो भी वैल्यू होगी उसे आप ये पढ़ रहे होगे। यानी कि अगर वैल्यू थी ना 7124, एक्चुअल वैल्यू क्या थी समझना ज़रा, आपके मास की एक्चुअल वैल्यू क्या थी 7124, ये 2 और 4 तो पढ़ ही नहीं सकता, ये क्या पढ़ेगा भाई 7124। ये जो मार्क मैंने बनाया ना, ये एक इमेजिनरी मार्क है मेरा 7100 और 7200 के दरमियान में। इस इमेजिनरी मार्क का मतलब है ये 7150 ग्राम की लकीर को शो कर रहा है। अब ये वैल्यू क्या है 7124 7124, तो ये भाई साहब तो यहाँ कहीं लाई कर रहे होंगे, इस जगह पे कहीं लाई 7124 लाई कर रहा होगा यहाँ पे। जब यहाँ पे लाई कर रहा है तो आप तो ये देख ही नहीं सकते, या तो ये पढ़ोगे या ये पढ़ोगे, तो आप इसे क्या पढ़ोगे 7100। एक्चुअल वैल्यू ये थी, आप पढ़ के क्या बैठे हो 7100। अब ये जो 7 है ये तो सर्टेन डिजिट है, लेकिन ये 1 क्या है, ये अनसर्टेन है। क्यों भाई 7100 आप पढ़ रहे हो, कहाँ से कहाँ तक, इससे पीछे कहीं पे 7000 होगा, ये हाफ है इनका। 7050 7050, 7050 से बड़ी जो वैल्यू है और 7150 से छोटी जो वैल्यू है, गौर से सुनना, 7050 से बड़ी वैल्यू और 7150 से छोटी वैल्यू, इन सबको आप क्या पढ़ रहे हो 7100 पढ़ रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ तो 0 भी आ सकता था,
भाई अगर किसी चीज़ की वैल्यू 7060 होती आप तो तब भी उसे क्या पढ़ते 7100, क्योंकि ये जो मिडिल मार्क है ये 7050 वाला है, ये 7060, 7060 यहाँ कहीं आएगा, आप उसे भी यही पढ़ोगे। समझ आ गई बात की? तो ये सर्टेन है, ये अनसर्टेन है, और ये जो दो जीरोज हैं ये कहलाएंगे प्लेस होल्डर जीरोज। इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2। अब यहां पे इनसिग्निफिकेंट फिगर के राइट साइड के जीरो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं हो रहे होंगे। पॉइंट समझ आ गया बात की यहां पे? अब इसी तरह से अगर मैं अपना इंस्ट्रूमेंट लेता हूं, अगर मैं, अब देखो मैंने यहां पे क्या बात बताई, अब देखो मैंने यहां पे क्या बताया था, यही नंबर था ना 7124। जब मेरे पास लीस्ट काउंट 1 था तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर थे, इसी में लीस्ट काउंट 10 हुआ तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गए, आखिर में एक प्लेस होल्डर 0 आ गया। लीस्ट काउंट 100 हुआ, सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गए, आखिर में 2 जीरो सिर्फ जगह घेर रहे हैं, जगह प्लेस होल्डर है। अगर मेरा लीस्ट काउंट 1000 का हो जाता तो क्या होता, मैं या तो इसको पढ़ता 7000, या मैं पढ़ता 8000, या मैं पढ़ता 6000। उम्मीद है कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो रहा होगा, दिमाग के ढक्कन खुल गए होंगे। अब इसमें क्या होगा, सिर्फ इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो यानी कि बेटे अगर कभी भी ऐसा नंबर लिखा हुआ आए, इसका मतलब ये इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये डिपेंड करता है आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के ऊपर। यानी कि इसके अंदर हो सकता है एक सिग्निफिकेंट फिगर हो, सिर्फ 8 सिग्निफिकेंट हो, 3 जीरोस प्लेस होल्डर हो सकता है इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो, 2 जीरोस प्लेस होल्डर हो सकता है इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो, 1 जीरो प्लेस होल्डर हो सकता है इसमें चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? गेटिंग माई पॉइंट? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं इसमें। पता है कैसे? अगर मैंने ये, भाई ये एक सिग्निफिकेंट कब होगा, जब मेरा लीस्ट काउंट है 1000 का। 2 कब होंगे, जब मेरा लीस्ट काउंट है 100 का। 3 कब होंगे, जब लीस्ट काउंट है 10 का। 4 कब होंगे, जब लीस्ट काउंट है 1 का। अगर मेरा लीस्ट काउंट 0.1 का है तो मैं तो यहां तक मेजर कर सकता हूं ना 8000.0, हाँ या ना? अब ये वाला 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। क्यों भाई? 0.1 तक यहां तक मेजर कर सकता हूं, अब अनसर्टेनिटी यहां आएगी। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मज़ेदार बात हो जाएगी, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट अमूमी तौर पे क्लासेस में पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, तो जनाब अपने पास नोट कर लो इसको, क्या कि आपके पास इस नंबर में जो हमारा ये था ना, मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ, जीरोस टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अगर कोई डेसिमल फ्रैक्शन वाला नंबर है, कोई डेसिमल वाला नंबर है, तो उसमें राइट साइड के जो जीरोस होंगे वो हमेशा क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। टर्मिनेटिंग जीरोस इन अ डेसिमल नंबर आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अगर कोई ऐसा नंबर है, इसको इंटीजर नंबर कहते हैं, अगर कोई इंटीजर नंबर है, ठीक है, अगर कोई इंटीजर नंबर है, हाउएवर इन एन इंटीजर, अगर जैसे 8000 है, इसके सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड करेंगे लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे। अगर लीस्ट काउंट 1 है, 1 का मतलब क्या है? यूनिट। वो बचपन में आपने कभी शायद पढ़ा होगा, मैं बता भी देता हूं, बचपन में आपने कभी पढ़ा होगा ना वो यूनिट 10, 100, 8000, ये यूनिट प्लेस होता है, ये 10, ये 100, ये 1000, 100, 10,000। इसका मतलब क्या है? अगर आपका लीस्ट काउंट 1 है ना, अगर आपका लीस्ट काउंट 1 है, इसका मतलब आप यहां तक की वैल्यू बता सकते हो, तो ये तीनों रिलायबल होंगे, ये वाला पहला अनरिलायबल होगा, मिला के 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। सिग्निफिकेंट क्या होते हैं? तमाम रिलायबल डिजिट्स प्लस पहला अनरिलायबल डिजिट। तो अब अगर आपका लीस्ट काउंट 10 है तो इसका मतलब आप सिर्फ 10 प्लेस तक बता सकते हो ना, ये तो बता ही नहीं सकते। समझ आ रही है भाई? अगर आपका लीस्ट काउंट ही 10 है, आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर ही 10 तक कर सकता है, 1 तक जा ही नहीं सकता, तो इसका मतलब आप सिर्फ 10 प्लेस तक आ सकते हो, यहां तक जा ही नहीं सकते। तो ये वाला 0 सिर्फ जगह घेर रहा है, प्लेस होल्डर है। अगर आपका लीस्ट काउंट ही 100 है, इसका मतलब आप 100 प्लेस तक आ सकते हो, ये 2 जीरोस फारिग हो गए। अगर आपका लीस्ट काउंट 1000 है तो इसका मतलब आप सिर्फ 1000 प्लेस पे आ सकते हो, यानी कि सिर्फ ये सिग्निफिकेंट है, रेस्ट ऑल द थिंग्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। सर अब अगर हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आए कि 7000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये लिखा हुआ ही ना हो कि इसमें लीस्ट काउंट क्या था, नहीं लिखा हुआ, तो सिर्फ आप इसी को सिग्निफिकेंट काउंट करो बस। नहीं लिखा हुआ तो भाई यही सिग्निफिकेंट है बस। जैसे कहीं लिखा हुआ आ रहा है 8400, अब अगर नहीं लिखा हुआ कि इसमें कितना लीस्ट काउंट है, तो आप बोलोगे ये 8 और 4 दोनों ही क्या है? सिग्निफिकेंट है। आप बोलोगे ये 2 जीरोस जो हैं ये सिर्फ प्लेस होल्डर हैं, फारिग हैं, नॉन सिग्निफिकेंट है।
लेकिन अगर वो आपके साथ चालाकी कर दे, अगर कोई अच्छा एग्जामिनर है जिसे इन सब चीज़ों की समझ है, वो ऐसे नंबर लिखे और कहे आपने किसी बॉडी का मास मेजर किया 8000 ग्राम और जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया उसका लीस्ट काउंट था 1 ग्राम। 1 ग्राम मतलब यूनिट प्लेस तक नाप सकता है। तो गोया 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। पॉइंट समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? लिख लेना इसको अपने पास, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में डिपेंड कर रहे हैं? आपके इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी पे डिपेंड कर रहे हैं कि आपका इंस्ट्रूमेंट कहां तक इसको मेजर कर सकता हैगा। ठीक है जनाब, ये वाला कॉपी कर लो, आगे चल रहे हैं। अच्छा, अब देखो मेरा बेटा, हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग बहुत बड़ी वैल्यू और बहुत छोटी वैल्यू को फिजिक्स के अंदर साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कभी भी आपने किसी चीज़ को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट किया है, whenever measurements are reported in scientific notation, जब भी कभी आपने मेजरमेंट्स को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट किया है तो क्या होगा? आपके पास अदर देन 10 की पावर वाले जो नंबर्स होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। मतलब इस 10 की पावर वाले को हटा के बाकी के नंबर्स क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। मतलब देखो भाई, इसमें कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जब कभी भी आपने किसी मेजरमेंट को साइंटिफिक नोटेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है तो ऑल द नंबर्स अदर देन पावर ऑफ 10 आर रिपोर्टेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है जनाब, लिख लो अपने पास। In scientific notation or standard form, the figures other than the power of 10 are significant। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है 2.1000 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है, तो इसको हटा के ये सारे के सारे नंबर्स कितने हो गए जनाब? 5। सॉरी, ये पांचों के पांचों नंबर आपके कैसे काउंट होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स के तौर पे काउंट हो रहे होंगे। ठीक है जनाब। एक पॉइंट अपने पास और नोट कर लो, 4th पॉइंट का नाम देके। आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता अगर आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज करें। सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता अगर आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज करें। मिसाल के तौर पे आपके पास एक वैल्यू है, इसको 4th करके लिख लेना, ठीक है, अभी लिखवा भी देता हूँ। 0.02315 मीटर। हमें पता है अगर मुझे मीटर से सेंटीमीटर में जाना हो तो क्या करना होता है? मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा क्या बनेगा? ये 1 और 1 डेसिमल 2 प्लेस आगे जाएगा। लास्ट वीडियो में ये बात डिस्कस हुई थी। 2.315 ये क्या हो गया? सेंटीमीटर हो गया। सेट है? ये क्या हो गया? सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुका। सेट है? अच्छा, अब समझो ज़रा, यहाँ पे आपके पास कितने सिग्निफिकेंट हैं? देखो भाई, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। गोया ये चारों तो हो गए सिग्निफिकेंट पहली नज़र में ही। अब इसके उल्टे हाथ पे जो 2 जीरोस हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जीरोस ऑन द लेफ्ट ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉन सिग्निफिकेंट। पढ़ चुके अभी हम, यानी कि यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर थे। अब यहाँ देखो ये चारों ही क्या हैं? सिग्निफिकेंट। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अपने पास क्या पॉइंट नोट करोगे? नो चेंज अकर्स, कोई चेंज नहीं आता इन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, बाय चेंजिंग द यूनिट्स ऑफ द मेजर्ड वैल्यू। यानी कि अगर हम मेजर्ड वैल्यू का यूनिट चेंज करें तो यूनिट को चेंज करने की वजह से सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद में कोई चेंज नहीं आता। क्लियर है भैया? छाप लो जल्दी से। इसके बाद हम लोग इसके अंदर 1-2 कैलकुलेशन देख लेते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैलकुलेशन क्या करनी होती है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या करनी होती है। देन वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा बेटे, अब देखो हमारे पास ना सिग्निफिकेंट फिगर्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस तरह से। आपको क्या करेगा एग्जामिनर? आपको बोलेगा कि यार मैंने ना ये लेंथ मेजर करी है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। मान लो 72.1 एक वैल्यू है, 3.42 एक वैल्यू है, 0.003 एक वैल्यू है। आपको कह रहा है
इनको ऐड करो यूजिंग द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। दो रूल्स हैं, एक रूल एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो हम पहले पढ़ रहे हैं, मैंने लिख दिया पहले ताकि टाइम ज़ाया ना हो। एक रूल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का जो इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। अब करना क्या है, दोनों रूल बहुत आसान सिंपल से, बस आपने समझ लेने हैं, ठीक है। पहला रूल क्या है, जब कभी भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आप करोगे तो कोई लाजमी तो नहीं है ना सबके अंदर एक जितनी डेसिमल के बाद वैल्यूज़ हो, यानी कि सब एक जितना प्रिसाइज हो। डेसिमल में जिस वैल्यू में डेसिमल के बाद जितने ज़्यादा नंबर हैं वो उतना प्रिसाइज है, पढ़ाया था ना अभी, उतनी छोटी वैल्यू को नाप रहा है वो। ऐसे ही है ना भाई, इसका मतलब सबका प्रिसीजन एक जैसा तो नहीं होगा, सब एक जितना प्रिसाइज नहीं होंगे, सब डेसिमल के बाद एक जितना छोटी वैल्यू मेजर नहीं करेंगे, या डेसिमल के बाद सबके पास एक जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। तो आपने क्या करना है समझो ज़रा। अब मैंने मान लो इसको ऐड करना है, देखो बेटे ये आपको ऐसे लिखा मिलेगा, 72.1 को आपने ऐड करना है, 3.42 में ऐड करना है, 0.003 में यूजिंग द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज इट इज क्वेश्चन आएगा। आपने लिखना कैसे है इनको, देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल चलना चाहिए बस, और कुछ नहीं करा मैंने, डेसिमल के नीचे डेसिमल चला दिया। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 3 आ गया एज इट इज, 2 आ गया एज इट इज, 1 + 4 कितना होता है 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल उतर गया, 2 + 3 5, 7 आ गया एज इट इज। ये आंसर आ रहा है 75.523। अभी ये आंसर नहीं है, लिख के आओगे तो नंबर 0 मिलेगा। क्यों, उसने ये नहीं कहा था इनको ऐड करके आंसर बता दो, अबे जाहिर सी बात है, ठीक है, मतलब शादी में थोड़ी है भाई ये लिख के आ जाओगे। उसने कहा था यूजिंग द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब समझो रूल्स क्या है। जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तो आपने आंसर में डेसिमल के बाद उतनी वैल्यूज रखनी है, आंसर में डेसिमल के बाद उतनी वैल्यूज रखनी है जो कम से कम है। देखो इसमें डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू है, 1। डेसिमल के बाद क्या वैल्यू है नहीं पूछ रहा, कितनी है, 1 वैल्यू है। इसमें डेसिमल के बाद कितनी है, 2। डेसिमल के बाद कितनी है, 3। तो मैं कितनी सिलेक्ट करूंगा, कम से कम वाली। गोया मेरे आंसर में डेसिमल के बाद सिर्फ 1 वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि मेरा आंसर सिर्फ यहां तक होना चाहिए। इन्हें मैंने हटाना है, पहले तो यहां तक क्लियर कर लो। हटाना ये मतलब नहीं ऐसे मिटा दिया, वो राउंडिंग ऑफ का तरीका सिखा रहा हूं अभी, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लो। फिलहाल ये देखो, डेसिमल के बाद आपने कितनी वैल्यूज रिटेन रखनी है इसका फैसला कौन करेगा, जिन तमाम नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है उनमें से जिसके पास लीस्ट प्रिसीजन वाली वैल्यू है, डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, उनको आपने देखना है। मतलब देखो, व्हाइल एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द गिवन नंबर्स, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रिटेन्ड, रिटेन्ड का मतलब क्या है, रखना, इन द आंसर शुड बी इक्वल टू व्हाट, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इसमें कोई अल्लाह का बंदा या बंदी टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट ना करना शुरू कर दे। मैंने कहीं नहीं कहा कि अगर आप इनको ऐड करो तो जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसकी डेसिमल वैल्यू रखनी है, कहीं कहा ऐसा? मैंने कहीं कहा कि जो लीस्ट, अगर आपने जो इससे पहले वाली बात भी थी ना, मैंने कहा डेसिमल के बाद जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, मैंने ओवरऑल सिग्निफिकेंट फिगर की बात नहीं करी, आसान कर लो, डेसिमल के बाद जिसके पास सबसे कम नंबर है वो रखना है आपने, सिग्निफिकेंट फिगर को भाड़ में डालो, ठीक है। वैसे मैंने पहले भी ओवरऑल सिग्निफिकेंट फिगर की बात नहीं की थी, लेकिन अगर जहन में आ भी रहा है तो सिग्निफिकेंट फिगर को साइड पे कर दो। मेरा कहने का क्या मतलब था, डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर। देखो डेसिमल के बाद इसके पास सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, डेसिमल के बाद इसके बाद 2 हैं, डेसिमल के बाद इसके पास कितने आ रहे हैं नंबर्स, 3 नंबर्स आ रहे हैं। पॉइंट समझ आ रहा है? सिग्निफिकेंट फिगर को साइड में ही कर दो, कंफ्यूजन ही क्रिएट ना हो। सिंपल ये देखो, डेसिमल के बाद किसके पास सबसे कम नंबर है, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है और उसके पास क्या है, 3 है। हमने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखने, अगर सिग्निफिकेंट फिगर देखोगे तो इसके ओवरऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3, इसके भी कितने हैं, 3, इसके कितने, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका तो सिर्फ 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर है ना 3, ये जीरोस तो नॉन सिग्निफिकेंट है। तो अगर सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से देखते तो इसके लिहाज से डेसिमल रखना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने यहां लिख दिया नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज नॉट इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट फिगर को यहां बाहर में डालो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हुए आंसर शुड बी एज प्रिसाइज एज द लीस्ट प्रिसाइज क्वांटिटी, यानी कि आंसर में सारी वैल्यूज में डेसिमल के बाद जिसके पास सबसे कम नंबर हैं, डेसिमल के बाद गिनती कर लेना, डेसिमल के बाद जिसमें सबसे कम नंबर हैं वो आपने रखना होगा।
पॉइंट समझ आ गया? अच्छा, अब सर समझ में आ गया डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए। अब इसका क्या करें? अब यहाँ पे आता है बेटे राउंडिंग ऑफ। क्या करना है? राउंडिंग ऑफ। अब राउंडिंग ऑफ का तरीका सीख लीजिए पहले। अगर मान लो आपके पास लिखा हुआ है 4.17, इसे आपने राउंड ऑफ करना है यहाँ तक। तो देखो, अगर आपने जिस डिजिट को हटाना है, अगर आपने जिस डिजिट को हटाना है वो 5 से बड़ा है, अगर आपने जिस डिजिट को हटाना है वो 5 से क्या है? बड़ा है, तो इसको हटाओगे और इससे पीछे वाले नंबर में एक ऐड कर दोगे, यानी कि ये हो जाएगा 4.2। क्लियर है? जिसको हटाना है अगर वो 5 से बड़ा है, अगर वो 5 से बड़ा है तो इसको हटाओगे और पीछे वाले में एक ऐड कर दोगे, यानी कि अगर आपके पास 8.77 होगा तो ये बन जाएगा 8.8। इसे हटाया, पीछे वाले में एक ऐड कर दिया। सेट है? अगर आपने जिसे हटाना है वो 5 से छोटा नंबर है, इसको हटाना है और यहाँ तक लेकर आना है, डेसिमल के बाद एक डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। जिसको हटाना है वो 5 से क्या है? छोटा है, तो एज इट इज़ रख दोगे इसको, बस उसको हटा दोगे, इसको एज इट इज़ रख दोगे। सेट है? क्लियर हो गया? यानी कि अगर ऐसा था 8.74 था, यहाँ तक लेकर आना था, तो सिंपल क्या हो जाएगा? 8.7, कोई ऐड नहीं होगा। अगर जिसको हटाना है, अगर जिसको हटाना है, अगर जिसको हटाना है वो खुद ही क्या है? 5 है। समझा जरा? जिसको हटाना है वो खुद ही क्या है? 5 है। तो आप देखोगे जो इससे प्रीवियस नंबर है वो ऑड है या इवन है? 5 से पहले वाला नंबर ऑड है या इवन? ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल में नहीं आते। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये ऑड है। इवन कौन से? जो 2 के टेबल में आते हैं। 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, ये दे आर इवन। आप देखोगे पीछे वाला ऑड है या इवन है? अगर ऑड है, अगर ऑड है तो +1 कर दोगे। 5 हटाया, आपने इसे कर दिया 4.2। क्या कर दिया? 4.2। अगर इवन होता तो कुछ नहीं करते, मतलब ऐसे था 4.25, देखो ये क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। हटाना है मैंने इसको, पीछे क्या है? पीछे देखो नंबर क्या है? 2 कैसा नंबर है? इवन नंबर है, एरिडिस छोड़ दिया। पॉइंट समझ आ गया? ये राउंडिंग ऑफ के रूल्स हैं भैया। क्या जिसको हटाना है, जिसको हटाना है ना, उसको देख लो कि वो 5 से बड़ा है या 5 से छोटा। अगर 5 से बड़ा है, हटाओ, पीछे वाले में एक ऐड कर दो। जिसको हटाना है 5 से छोटा है, ऐसे ही हटा दो, पीछे कुछ नहीं करना। हटाना है वो भाई खुद ही 5 है, फसाद की जड़ है। पीछे देखो ऑड है, इवन है। ऑड है तो +1 कर दो, इवन है तो कुछ नहीं करो, एज इट इज छोड़ दो। सेट है? ये अपने पास रूल्स है भैया। इन रूल्स को अपने पास आप लिख लो जल्दी से। ठीक है? क्लियर हो गया? अब देखो मैं इसको राउंड ऑफ करके दिखा रहा हूं आपको। अब मैंने क्या करना है? मैंने क्या करना है? मैंने चूंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन करी है, एडिशन करी है। एडिशन करते वक्त आंसर में उतने डेसिमल के बाद उतने डिजिट्स आने चाहिए जितने कम से कम है। इसमें कम से कम कितने हैं? 1, 2, 3, कम से कम कितने हैं? 1 है। अब देखो इस 3 को हटाना है, 5 से छोटा है, ऐसे ही हटा दूंगा, क्या बन जाएगा? 75.52 बन जाएगा, टेंशन ही नहीं है। फिर इसको हटाना है, फिर 5 से छोटा है, ऐसे ही हटा दूंगा, क्या आ जाएगा? 75.5 आ जाएगा। बेटे पॉइंट क्लियर हो गया? समझ में आ गई यहाँ तक बात? अब एक और एग्जाम्पल देखो। अब देखो बेटे, आपके पास एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको कहा जा रहा है इन 3 नंबर्स को ऐड करना है यूजिंग द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। वही तरीका है भाई। सबसे पहले देख लो, ऐड कर लो ज़रा। 3 एज इट इज़, 4 + 3 कितना होता है? 7, 5 + 0 तो 5 हो गया। 5 + 7 कितना हुआ? 12, एक कैरी हो गया। 7 + 1 8, 8 + 2 10, 10 + 1 11, यह आ गया 1 कैरी। 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 1 8। जिसने ये आंसर लिखा उसको नंबर कोई नहीं मिलेंगे। क्यों भाई? इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? सिग्निफिकेंट अपने पास ना मोटा मोटा लिख लेना, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज नॉट इंपॉर्टेंट। वो जो मैं पहले भी कह रहा था ना कि डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर देख लो, उसको बाहर में डालो, उसको काट देना, वरना कंफ्यूज होते रहोगे। सिंपल, डेसिमल के बाद किसके कितने डिजिट्स हैं वो देखो, और जो सबसे छोटे डिजिट हैं वो आप ले लो। इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं? 4। डेसिमल के बाद कितने हैं? 2। डेसिमल के बाद कितने हैं? 3। सबसे छोटे कौन से हैं? डेसिमल के बाद कम से कम कौन सा है? 2। तो इसका मतलब मैं यहां तक रिटेन करूंगा, बाकी सबको उड़ाना पड़ेगा। आ जाओ भैया, उड़ाते हैं इनको। 8.1273 क्या असूल है? जिसको हटाना है अगर वो 5 से छोटा है तो ऐसे ही हटा देंगे, हटा दिया भैया। जिसको हटाना है अगर वो 5 से बड़ा है तो पीछे वाले में एक ऐड करेंगे। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अब जरा देखना, अगर यही सवाल होता और इसमें ये 0 ना होता तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे? 1। तो फिर मुझे यहां तक इसको करना पड़ता राउंड ऑफ। तो मैं एक स्टेप और आगे जाता, इसको 3 को हटाता तो क्या आता? 8.1 आता आंसर। पॉइंट क्लियर हो रहा है?
समझ आ गई बात की? छाप लो जल्दी से। अब मल्टीप्लिकेशन को देख लेते हैं। अच्छा बेटे, अब हमारे पास जब आपने कभी भी दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, पहले आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्या देख रहे थे कि डेसिमल के बाद किसके पास कम से कम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, कौन लीस्ट प्रिसाइज है। अब डेसिमल को भाड़ में डालना है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। अब आपने ओवरऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं, जिसके सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर में आने चाहिए। मतलब देखो, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में अदर देन 10 की पावर जो होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट हैं। इसमें कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? 4। तो जनाब आपने देखा कि इसमें सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3। तो ये जो मेरा आंसर आया इसको मुझे यहाँ तक रखना होगा, इस पॉइंट तक रखना होगा। इसके बाद वाले सबको मुझे क्या करना है? उन्हीं रूल्स के तहत राउंड ऑफ करना है। पॉइंट समझ आ गया? मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हुए आप देखोगे किस नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद सबसे कम है। तो जिसके सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद सबसे कम होगी, जिसके सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद सबसे कम होगी, आंसर में उतने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। यही लिखा हुआ है। इन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द नंबर्स, कीप द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन आंसर नॉट मोर देन दैट कंटेन इन द लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर। लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर का मतलब क्या है? आगे लिखा हुआ है, दैट इज द फैक्टर हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो फैक्टर जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उसकी बात आपने माननी है, उतने ही आंसर में आने चाहिए। तो आंसर में उतने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए एज दैट ऑफ द लीस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर वैल्यू। तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ कितने हैं? 4 हैं। तो मैं इसको 3 तक रोकूंगा। चलो राउंड ऑफ करते हैं, शुरू करो। ये हटाना है, 5 से छोटा वाला हटाएंगे, एज इट इज़ आ जाएगा 6, 8, 9 और 8। 2 हट गया, समझो 2 हट गया। अब ये 8 हटाऊंगा तो यहाँ +1 होगा, 8 हटाऊंगा तो यहाँ क्या होगा? +1 +1 होगा। 9 + 1 क्या होता है? 10। तो जब 10 होगा तो ये क्या बनेगा? 1.457690। पॉइंट समझ आया भाई? 8 था ना, 8 हटाया तो 9 में 1 ऐड हुआ तो 10 हो गया, 0 आया 1 ऊपर चला गया। अब ये 0 हटाया, 9 एज इट इज आ गया। जब ये 9 हटाऊंगा तो पीछे एक ऐड हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। 7 हटाऊंगा पीछे फिर एक ऐड हो जाएगा, 1.458। 8 हटाऊंगा पीछे फिर एक ऐड हो जाएगा, 1.46। और जो आगे मासूम 10 पावर 3 चल रहा था उसको एज इट इज़ ले आओ। ये जनाब मेरे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सबसे पहले अब आपने एक क्वेश्चन ये खुद से आपने करना है। ठीक है, 45.26 हमारे पास बलूचिस्तान बोर्ड की एग्जाम्पल है। 45.26 मल्टीप्लाई बाय 2.41। अब वीडियो को पॉज करो और तसल्ली के साथ इसका आंसर निकालो। पहले तो कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल लो, फिर तय करो कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना है इसे, और वहाँ तक का आंसर निकाल के मैच करो। चलो बेटे, उम्मीद है आपने ये कर लिया होगा। और ये मुझे एग्जाम्पल ना बलूचिस्तान बोर्ड की बहुत ही अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने बोला कि इसको सबके साथ ही शेयर कर लिया जाए। अच्छा, मज़ेदार बात ये है कि ये एक बार अपना फेडरल वालों के पेपर में और एक बार हमारे सिंध वालों के पेपर के अंदर भी एग्जाम्पल आई हुई है। ठीक है, एज इट इज़ ये एग्जाम्पल पूछी हुई थी बोर्ड के पेपर्स के अंदर। ठीक है, ई कैट एम टी कैट के अंदर यहाँ से आप जो इस लेक्चर का टेक अवे है ना, वो आपसे तो रूल्स पूछेगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप क्या चीज़ देखते हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आप क्या चीज़ देखते हो, या ऐसे रिजल्ट कैलकुलेट करके भी पूछ सकता है। याद रखना, पूछा है माजी में। ठीक है, क्वेश्चन आए हुए हैं इसके भी ई कैट एम टी कैट के अंदर भी। तो अब देखो, आपने जब इनको मल्टीप्लाई किया होगा आपके पास आंसर आ रहा है 109.0766। ठीक है मेरा बेटा, अब आपने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में देखना होता है कि सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जिस वैल्यू के उतने ही आपके आंसर में आ रहे हो। देखो जनाब, इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसके पास 4 हैं। हमें आंसर में कितने चाहिए? सिर्फ 3 चाहिए। सिर्फ 3 का मतलब इधर ही रोकना पड़ेगा आंसर। क्यों भाई साहब? ये 0 सिग्निफिकेंट है क्योंकि सैंडविच हुआ हुआ है बिटवीन 2 नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स। राउंड ऑफ करो भैया, ये 6 उड़ाएंगे तो 109.07। इस 6 को उड़ाऊंगा तो पीछे वाले 6 में एक ऐड हो जाएगा, 7 हो गया। अब ये 7 उड़ाऊंगा तो 109.0, ये उड़ाऊंगा तो पीछे एक ऐड हो जाएगा, 8 हो गया। फिर उड़ाऊंगा 109. ये 8 हटेगा तो यहाँ फिर एक ऐड हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये 1 तो 5 से छोटा ही है ना, तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये आंसर है मेरा बेटा। पॉइंट समझ आ रहा है? दिस इज द आंसर। पॉइंट क्लियर हुआ? समझ आ गई बात?
अगर यहाँ 2.140 होता तब भी यही आंसर आता, तब भी यही आंसर आता, फिर आप 109.1 तक छोड़ के आते। पॉइंट क्लियर हो गया? तो बेटे ये हमारे पास पूरा का पूरा टॉपिक था सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से। एक एक चीज़ जो हमारी पाकिस्तान के किसी भी बोर्ड की किताब में मेंशन है मैंने पूरी तफसील से बता दी है। कोई भी किताब आप पढ़ सकते हो इंशाल्लाह। इसके बाद अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। मुझे बताना कि दिमाग के ढक्कन खोले, ख़ास तौर पे वो 8000 वाले पॉइंट के ऊपर या नहीं, ठीक है। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़ पढ़ेंगे। देन उसके बाद हमारा ये लेक्चर और चैप्टर जो है ना वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुश रहो, पढ़ते पढ़ाते रहो। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।